ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो आप ये देखो, आप लोग बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब आप ये देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है। देखो, आपको बहुत पहले से मालूम होगा, अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर फोर्स क्या होता है, तो पहले हम फोर्स को भी डिफाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। फोर्स, ठीक है, फोर्स को डिफाइन करते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। इसका काम क्या होगा? ये किसी रुकी हुई बॉडी को, अगर कोई बॉडी रुकी है तो इसको एक्सेलरेट कर सकता है, और अगर कोई बॉडी एक्सीलरेशन में है तो उसे रोक सकता है, या रोकने की कोशिश कर सकता है, या चलाने की कोशिश कर सकता है। जैसे हम आपसे बोले कि ये दीवार है, ठीक है ना, और आपने इसको धक्का लगाया, ठीक है ना, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन चला नहीं पा रहे, तो आप चलाने की कोशिश भी करोगे तब भी वो फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या है? एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, ठीक है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश कर सकता है, या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर सकता है। ये कहलाता है फोर्स, ठीक है। सबको मालूम होगा फोर्स के बारे में, पहले से आप लोग जानते हैं। अब आप ये देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वह अपनी प्रेजेंट पोजीशन में चेंज का अपोज करती है, ठीक है ना, और ये अपोज करने वाली टेंडेंसी ही कहलाती है इनर्शिया। इनर्शिया थ्री टाइप का होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? अगर बॉडी रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है, ठीक है ना, जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाओ। बात समझ में आ रही है? सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो, आप लोग कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, और कार या बस एकाएक चलना शुरू हो जाए, आपको पता नहीं चला, आप बैठे हो रिलैक्स कर रहे हो, जैसे ही बस चलना शुरू होगी, आपको क्या होगा? आपको पीछे की ओर एक धक्का लगेगा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें आप देखो, अगर आप कभी चलती हुई बस से कभी नीचे उतरे हो तो आपने देखा होगा, जैसे ही बस से आप कूदते हो, आपको बस के डायरेक्शन में थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं दौड़ोगे तो गिर जाओगे, ठीक है। या आप बस के अंदर बैठे हैं, बस चली जा रही है, और ड्राइवर ने एकाएक ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा? आपको आगे की ओर एक धक्का लगेगा, ठीक है ना, एक फोर्स आगे की ओर लगेगा और आगे की ओर झुक जाएंगे। इसका रीजन क्या होता है? जब हम बस में बैठे रहते हैं तो आप ये देखो, हमारे पैर किसके कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में है। सीट पे हम लोग बैठे हैं, ठीक है ना, हमारे पैर किसके कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में है। और जब बस चल रही है तो पैर भी चल रहे हैं और सिर भी चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब एकाएक ब्रेक लगाए जाते हैं, बेटा आवाज बंद कर लो अपनी। जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक लगाने से क्या होगा? जैसे ही ब्रेक लगाए जाएंगे, ब्रेक लगाने से क्या होगा? आपके पैर तो रुक गए क्योंकि ये बस के कांटेक्ट में थे, लेकिन आपका सिर आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही बस एकाएक रुकती है तो आपको आगे की ओर एक धक्का लगता है, ठीक है ना। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या एग्जाम्पल होगा? कोई भी बॉडी एकाएक अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल सकती, ठीक है ना। जैसे आप चलते हुई बस से अगर जंप मारेंगे तो आपको उसी डायरेक्शन में थोड़ी देर दौड़ना होगा, उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करोगे। एक आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, अगर आपको याद हो, देखो, एक रॉकेट है और रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है। इस तरह की क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक रॉकेट है
रॉकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या बैलून के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और 5 सेकंड बाद इससे इस ऑब्जेक्ट को आपने बाहर निकाल दिया, बाहर छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है या ये कोई बॉल है इसके अंदर, ये थोड़ी देर तक ऊपर की ओर चलेगी, उसके बाद नीचे गिरेगी। छोड़ते ही साथ ऐसा नहीं हुआ कि इसी पॉइंट पर नीचे गिर जाए। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हो गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को पहले से पता होंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड लॉ। ठीक है, और यही कहलाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। एक बात और, इनर्शिया की वैल्यू किस पर डिपेंड होती है? इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा? इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास। किसी भी बॉडी का मास जितना अधिक होगा उसका इनर्शिया भी उतना अधिक होगा, उसकी पोजीशन को चेंज करना उतना ही टफ काम होगा। जैसे आपसे बोले एक साइकिल रखी है और आपसे कहा जाए साइकिल को धक्का लगाओ, ठीक है ना, आप उसको धक्का लगा दोगे। अब उसी जगह पे एक ट्रक रखा, ठीक है, आपसे कहा जाए ट्रक को धक्का लगाओ, ठीक है, तो ट्रक का मास अधिक होगा तो इनर्शिया भी अधिक होगा। ट्रक की पोजीशन में चेंज करना आसान काम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपन कह सकते हैं, और यही होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। बेटा सबको क्लियर हो रहा है इतना? चलो अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? पी से डिनोट करते हैं। किसी भी बॉडी में मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा ये कहलाएगा उसका मोमेंटम। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। पी की डायरेक्शन कौन सी होगी? v की डायरेक्शन। ठीक है ना, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। यूनिट क्या होगी? m की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v की यूनिट मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप मोमेंटम को कैसे समझ सकते हो? देखो, अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर ज्यादा स्पीड से चल रही हो, एक ही बॉडी को दो अलग अलग स्पीड हो, ठीक है, तो उसका मोमेंटम भी जाना होगा। कैसे, आप कैसे समझ सकते हो? आपने एक बुलेट ली, ठीक है ना, और इस बुलेट को फेंक के किसी को मार दिया, ठीक है, क्या होगा उसको? एक आदमी को आपने एक बुलेट फेंक के मार दी, ये जाके ये कैच कर लेगा, कुछ नहीं होगा। और यही बुलेट आपने गन में लगा के फायर कर दी, ठीक है, इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक ही बुलेट के दो अलग अलग काम होंगे। इसका क्या बढ़ गया जब आपने गन में लगा के फायर कर दिया? मोमेंटम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अब आप इसको देखो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? Applied force is directly proportional to rate of change of momentum. Applied force is directly proportional to rate of change of momentum. ठीक है, F proportional to dp over dt. ठीक है, या rate of change of momentum is called force. ठीक है, अब प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटाते हैं हमेशा आता है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं k। फिजिक्स में जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, कोई भी एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं k, dp ओवर dt। ठीक है, ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। इन एसआई यूनिट k की वैल्यू होती है 1, तो F इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? dp ओवर dt। p की वैल्यू पुट कर दो, d ओवर dt। p की वैल्यू है मास इनटू वेलोसिटी। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, ठीक है, m को बाहर निकाल दो, dv ओवर dt, और dv ओवर dt क्या कहलाता है? a, एक्सीलरेशन। तो F इक्वल टू आ गया ma, ये कहलाएगा न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो बहुत दूर से बॉल आ रही है और कैच आपके पास आता है तो आप कैसे लेते हो? इस तरह से हाथों को पकड़कर हाथों को पीछे करते हो,
ठीक है। अगर हाथों को आपने पीछे कर लिया तो हाथ में चोट कम लगेगी, और हाथ को आपने यहीं पे रहने दिया तो हाथ में चोट जाना लग जाएगी। ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, देखो, एफ प्रोपोर्शनल टू डीपी ओवर डीटी। ठीक है। बॉल आपके पास जो आ रही है, इसका मास भी है और इसका वेलोसिटी भी है, मतलब इसका मोमेंटम होगा इक्वल टू एम वी। ठीक है। मोमेंटम जो भी है वो तो फिक्स होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने हाथों को पीछे कर लिया तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा और dt की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। फोर्स और टाइम इंटरवल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम इंटरवल बढ़ने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो हाथों पर चोट कम लगेगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर में कांच के गिलास हैं और फर्श जो है, फ्लोर जो है, वो टाइल्स का है। अगर कांच का गिलास ऊपर से गिर गया तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपका घर अगर कच्चा घर है, ठीक है ना, फ्लोर कच्चा है, वहां पर कांच का गिलास गिरेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, टूटेगा नहीं, टूटने से बच जाएगा। तो रीजन क्या है, जैसे ही कच्चे फर्श पर गिलास गिरते हैं तो थोड़ी देर बाद वो रुकते हैं या उसको टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। ठीक है ना। इससे फोर्स कम लगेगा तो गिलास टूटने से बच जाएंगे। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप अपनी छत से नीचे कूद गए और दो कंडीशन है। ठीक है। ये आपके घर की छत है, एक तरफ रेत पड़ी हुई है, ठीक है ना, रेत का ढेर ढेर है, और दूसरी तरफ पत्थर है, ये पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है ना। अगर आप पत्थर पे कूदते हो आपको चोट बहुत ज्यादा लग जाएगी। क्यों, जैसे ही पत्थर पर आप गिरोगे तुरंत रुक जाओगे, टाइम इंटरवल कम होगा। लेकिन अगर आप रेत में कूदते हो, धीरे 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 जाके आप रुकोगे, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये सेकंड लॉ के कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। इसके बाद देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो थर्ड लॉ कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अगर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन जरूर होगा। कैसे होगा, आप अपने घर के बाहर खड़े हो गए, ठीक है, और वहां से कोई भी निकला, आपने पकड़ के उसको चांटा लगा दिया। ठीक है। जैसे ही आप उसको चांटा लगाओगे क्या होगा उसका रिएक्शन, आप अपने घर के बाहर खड़े थे, कोई आपका फ्रेंड आया और आपने उसको एक चांटा लगा दिया। ठीक है ना। जैसे ही आप उसको चांटा लगाओगे वो तुरंत एक चांटा आप में लगाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक चांटा आप में लगाए, ये कहलाएगा एक्शन, और वो आपको एक चांटा मारेगा, वो कहलाएगा रिएक्शन। ठीक है। ये बात अलग है कि बाद में आप उसको बताओगे कि गाल पे आपके मच्छर बैठा तो भगा दिया। ठीक है ना। तुरंत वो भी बोलेगा आपके गाल पे मक्खी बैठी थी, हमने भगा दी। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक बात और बताओ, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर एक्ट होते हैं कि अलग अलग बॉडी पर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है ना। आपने अगर उसको चांटा मारा तो वो अपने आप को नहीं मारेगा, वो आपको मारेगा। ठीक है। आप और वो अलग अलग बॉडी हो गए। ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड, सॉरी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पर एक्ट होंगे। ठीक है। ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आप इसके बाद देखो थर्ड लॉ का एग्जाम्पल क्या होगा। सबको मालूम है, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। अगर आप एक गन से बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट जाएगी आगे और आपको पीछे की ओर एक धक्का लगेगा। ठीक है ना। ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। ठीक है। अब मेनली हमें इसमें देखना है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है वो बनती है न्यूटन्स सेकंड लॉ पर। ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल के लिए कुछ आपको कंडीशन बताते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट्स आप नोट करते जाओ। ठीक है। और इसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, एक सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है,
इसका मास है m, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस पर रखी होगी, इसका मास है m, तो ये बॉडी नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगी, ये कहलाता है इसका वेट। वेट को लिखते हैं W, और W इक्वल टू होता है m इंटू जी, ठीक है। वेट कहलाता है एक प्रकार का फोर्स, वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। वेट का मतलब क्या है, वेट है एक फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं, ये हो गया एक्शन, तो रिएक्शन कहाँ लगेगा, इसकी अपोजिट, ठीक है ना। रिएक्शन फोर्स को जनरली R या N, ठीक है ना, इन दो में से कोई भी एक क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर R लिखा है, R कहलाएगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, R इक्वल टू mg, ठीक है। अगर ये बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है, तो बॉडी सरफेस पर कब रखी रह सकती है, जब इस पर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक फोर्स बड़ा हो जाएगा। अगर mg की वैल्यू जाना हो गई, बॉडी नीचे गिर जाएगी, और r की वैल्यू जाना हो गई, बॉडी रखे रखे ऊपर उड़ जाएगी। अब ये ना तो नीचे गिर रही ना ऊपर उड़ रही, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। r और mg की वैल्यू इक्वल है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अगर एक बॉडी है और इस पर आपने फोर्स लगाया F, ठीक है, यहां से धक्का लगाया, ये बॉडी कहां जाएगी, बॉडी कहां जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, और इसमें एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगा A, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, ठीक है। 20 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया और बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आप फार्मूला क्या लिखोगे, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। 20 इक्वल टू 10 इंटू ए, इससे ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो, अब इसी बॉडी पर, यही बॉडी है 10 किलोग्राम की, ठीक है। एक फोर्स आपने यहां से लगाया 20 न्यूटन, और दूसरा फोर्स आपने यहां से लगाया 50 न्यूटन, ठीक है। अब बताओ बॉडी कहां जाएगी, अब ये, ठीक है, जहां से आपने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, जो बड़ा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी, ठीक है। अब एक्सीलरेशन कितना होगा, अब आप क्या लिखोगे, 50, अब आप लिखोगे 50 माइनस 20, ठीक है। ये होगा इसका रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम की वैल्यू होगी 10, तो यहाँ पे 10 पुट करते हैं, 10 ए, यह जाएगा 30 इक्वल टू 10 ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम एक रूल बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, देखो, अगर एक कोई बॉडी है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, ठीक है। तो ये बॉडी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, जो फोर्स भी बड़ा होगा, इफ F1 ग्रेटर देन F2, अगर F1 की वैल्यू F2 से बड़ी है तो ये बॉडी F1 की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। अब इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, F1 माइनस F2 इक्वल टू एम ए, मतलब क्या हुआ, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। ऐसा नहीं कि केवल दो फोर्स हो, ठीक है ना, इस तरफ बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इस तरफ भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। तो F1 क्या है,
एक तरफ के जितने भी फोर्स है उन सबका सम, ठीक है ना। और F2 क्या है, दूसरी तरफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका सम इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको अब आप हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। तो इसे अपन कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, इसमें एक बात ध्यान देना, देखो अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हो, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हो तो उसका वेट रिएक्शन फोर्स से हमेशा बैलेंस होगा। तो यहाँ पर वेट और रिएक्शन फोर्स लिखने की कोई जरूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। वेट कब लेना है बॉडी का, अगर कोई बॉडी हवा में लटक रही होती, जैसे आपने, ये आपके घर की छत है, यहां से एक बॉडी को रस्सी के थ्रू लटका दिया, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये बॉडी किसी सरफेस पर रखी है कि नहीं रखी? नहीं रखी, तो अब हमें इसका वेट लेना पड़ेगा। वेट कितना होगा? किसी भी बॉडी का वेट हमेशा होता है mg। वेट का मतलब फोर्स, डायरेक्शन कहाँ होगी? हमेशा नीचे की ओर। अब कोई एक ऐसा फोर्स चाहिए जो इसको बैलेंस करे। तो आप ये देखो, अगर आप रस्सी से किसी बॉडी को लटकाते हो तो रस्सी तन जाएगी कि रस्सी ढीली रहेगी, ये बता दो। एक रस्सी से आपने एक बॉडी को लटकाया तो रस्सी रस्सी में टेंशन आ जाएगा, रस्सी तन जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि रस्सी ढीली हो और बॉडी लटकी हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रस्सी तनेगी मतलब रस्सी में टेंशन आएगा, ठीक है। रस्सी का तनना मतलब उसमें टेंशन आना, और टेंशन भी होता है एक फोर्स, ठीक है। टेंशन क्या होता है? फोर्स। टेंशन को डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। अब अगर फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन हमेशा होगी अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो इस बॉडी में टेंशन कैसा लगाओगे आप लोग? इससे दूर, ठीक है। और बैलेंस कंडीशन में क्या होगा? T इक्वल टू एम जी। अगर ये बॉडी ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है तो टेंशन किसके इक्वल होगा? वेट के इक्वल। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा, इतना क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद देखो प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है। टेंशन याद रखना, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर दो बॉडी एक रस्सी से बंधी हुई हो और आप इसको यहां से खींचते हो, बॉडी के मास है m1 और m2, ठीक है। ये रस्सी ढीली रस्सी है, यहां से आप इसको खींचने की कोशिश करते हो, यहां से आप इसको खींच रहे हो, ठीक है ना। क्या होगा ये बताओ? सबसे पहले क्या होगा? जो m2 बॉडी है ये आगे चलने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, और m2 बॉडी आगे चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद रस्सी का क्या होगा? रस्सी में टेंशन आएगा, रस्सी टेंशन में आएगा, रस्सी तन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि रस्सी ढीली बंधी रहे और ये दोनों चलते रहे, ठीक है ना। रस्सी तन जाएगी, टेंशन आ जाएगा इसमें, रस्सी पहले स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रस्सी कुछ इस तरह से होगी, ऐसे ढीली रस्सी नहीं चल पाएगी, ठीक है। ये बॉडी आगे जाएगी, इसका एक्सीलरेशन है ए, तो ये वाली बॉडी कहाँ जाएगी? सेकंड बॉडी कहाँ जाएगी? बताओ। इसी की डायरेक्शन में जाएगी। अब इन दोनों में एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा? m1 का एक्सीलरेशन इससे कम होगा कि जाना होगा कि इक्वल होगा? इक्वल।
ठीक है ना। आपस में जो बॉडी कनेक्टेड रहती है उनके एक्सीलरेशन इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, जितनी स्पीड से इंजन चलेगा उतनी ही स्पीड से पीछे वाले डिब्बे चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक डब्बा स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। सारे डिब्बे एक साथ एक ही एक्सीलरेशन से चलेंगे। ठीक है, अब आ गया रस्सी में टेंशन। ठीक है, आपको बताए थे टेंशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको निकालना है। देखो, यहां से लेके यहां तक अगर रस्सी एक ही है, अगर रस्सी एक ही है तो टेंशन भी एक सा होगा। ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट का टेंशन कितना होगा, टी। अब हमें देखनी है टेंशन की डायरेक्शन। इस बॉडी में टेंशन इससे दूर, इस बॉडी में टेंशन इससे दूर, वैल्यू क्या रहेगी, टी। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही। ठीक है, अब बनाने इनके फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, अब आप ये देख लो क्या होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को फ्री करके बना देना। M2 को हमने अलग ले लिया, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, F और T। ठीक है ना, ये बॉडी कहाँ जा रही है, आगे। ठीक है, ये हो गया M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, F माइनस टी इक्वल टू M2A। ठीक है, इस बॉडी का फ्री बॉडी कैसे बनाओगे, इसको फ्री कर दिया, M1, टेंशन लग रहा है आगे, ये बॉडी भी आगे जाएगी। ठीक है, इसमें पीछे कोई फोर्स है नहीं, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, T इक्वल टू M1A। टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप यहाँ पर रख दोगे, इससे एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और वापस रखोगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच बॉडी। जितनी भी बॉडी है उन सभी बॉडी के निकालने हैं एक्सीलरेशन। ठीक है ना, और आपको इस सिस्टम का निकालना है, जितनी भी रस्सियां हैं उन सभी में आपको निकालना है टेंशन। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई हो, अगर बॉडी किसी सरफेस पर रखी हो तो आपको इसका वेट नहीं लगाना। वेट क्यों नहीं लगाना, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो आपको वेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो जब भी बॉडी रखी है तो आपको इसका वेट नहीं लगाना। इसके बाद देखो, जितनी भी कनेक्टेड बॉडीज हैं वो सारी की सारी बॉडी एक ही एक्सीलरेशन से आगे चलेंगी। ठीक है ना, सारी बॉडी का एक्सीलरेशन इक्वल होगा। इसका एक्सीलरेशन होगा ए, ये वाली बॉडी आगे जाएगी, ये वाली बॉडी भी आगे जाएगी, और ये वाली बॉडी भी आगे जाएगी। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया। ऑल कनेक्टेड बॉडीज मूव विथ सेम एक्सीलरेशन। जितनी भी कनेक्टेड बॉडी हैं वो सारी की सारी बॉडी एक ही एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेंगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ये वाला। ठीक है, एक एक पॉइंट्स आप देखना। इसके बाद आप ये देखो, अब हमें देखना है टेंशन। देखो इसको आप खींचोगे, सबसे पहले M3 आगे बढ़ेगा, इस रस्सी में टेंशन आएगा। इसके बाद M2 आगे बढ़ेगा, इस रस्सी में टेंशन आएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जब तक रस्सी एक सी रहेगी तब तक उसका टेंशन एक सा रहेगा, रस्सी बदल जाएगी तो उसका टेंशन बदल जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये देखो इसमें कितनी रस्सी आपको दिखाई दे रही, ये तो फोर्स हो गया, ये अलग हो गया। अब आपको एक रस्सी ये दिखाई दे रही है, एक रस्सी ये दिखाई दे रही, 2 रोप हैं, 2 टेंशन होंगे। यहाँ से यहाँ तक का टेंशन लेते हैं T1, और यहाँ से यहाँ तक का टेंशन लेते हैं T2। क्या मतलब हुआ, इस रस्सी के हर पार्ट का टेंशन होगा T1। ठीक है ना, आप कैसे समझ सकते हो, एक डोरी से जुड़े हुए लोग, एक रस्सी से बंधे हुए लोग, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर। ठीक है ना, और जो एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं उन सबका टेंशन भी एक सा होता है। जैसे आपके एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए, ठीक है ना, या आप घर में बीमार पड़ गए। ठीक है, जैसे ही आप घर में बीमार हो गए तो आपकी मम्मा को भी टेंशन आएगा, आपके पापा को भी टेंशन आएगा। ठीक है ना, आपके भाई बहन जो होंगे उन सबको टेंशन आएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप बीमार हो गए और आपके घर में खुशियां मनाई जा रही कि बहुत अच्छा हुआ ये बीमार हो गए। ठीक है ना, आपका जो टेंशन होगा, ठीक है, वही टेंशन आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रस्सी से बंधे हुए जितने भी लोग हैं सबका टेंशन एक सा होगा।
रस्सी बदल जाएगी, टेंशन बदल जाएगा। रस्सी बदल गई मतलब दूसरे घर में, पड़ोसी के घर में कोई बीमार हो जाए या पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए, ठीक है ना, आपको उतना टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। आपका टेंशन अलग होगा, पड़ोसी का टेंशन अलग होगा, ठीक है। तो इस रस्सी के हर एक पॉइंट का टेंशन T1, इस रस्सी के हर एक पॉइंट का टेंशन T2, ठीक है। अब हमने आपको बताया था टेंशन मतलब फोर्स, ठीक है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी डिसाइड करनी होगी, ठीक है। तो आप ये देखो, इस बॉडी के टेंशन की बात करें तो इससे दूर, अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन की वैल्यू क्या होगी T1। इस बॉडी की बात करें, इससे दूर, दुनिया की कोई भी बॉडी टेंशन लेना नहीं चाहती, हर एक बॉडी चाहती है कि टेंशन हमसे दूर हो, ठीक है ना। ये बॉडी चाहती है कि टेंशन दूर हो, ये बॉडी चाहती है कि टेंशन इससे दूर हो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगी हमेशा, अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, इसमें टेंशन, इस बॉडी का टेंशन T2 इससे दूर, और इस बॉडी का टेंशन इससे दूर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अभी हमने क्या बना लिया, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डिसाइड कर दी और टेंशन की वैल्यू और डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब इन सभी बॉडी पर हमें फोर्स, ठीक है, जो भी फोर्स इस पर लग रहे हैं वो फोर्स अप्लाई करने हैं। तो आप सबसे पहले M3 को देखो, आगे वाला फोर्स है F, इसकी वैल्यू भी गिवन है 20, और पीछे वाला फोर्स है टेंशन T1, ठीक है। इस तरफ और इस तरफ वाले फोर्स देखने, यहां से यहां तक मत जाना, ठीक है ना। जितने भी फोर्स लग रहा है सारे फोर्स आप बना लो। और बॉडी कहां जा रही है, बॉडी जा रही है आगे एक्सीलरेशन ए से। M2 की बात करते हैं, M2 पर आगे लगने वाला फोर्स है टेंशन T1, पीछे लगने वाला फोर्स है टेंशन T2। ये बॉडी भी आगे जा रही है एक्सीलरेशन ए से, और इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स है T2, आगे लगने वाला फोर्स T2, पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और ये आगे जा रही है एक्सीलरेशन ए से, ठीक है ना। इस तरह से हमने तीनों बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। अब आपको कल बताए थे, अगर एक बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगते हैं, एक से ज्यादा फोर्स लगे, इस तरफ लगने वाले सारे फोर्स हो F1, इस तरफ लगने वाले सारे फोर्स हो F2, इन सब फोर्स का सम हो F2, और बॉडी यहां जा रही हो, ठीक है ना। तो बॉडी आगे कब जाएगी, जब F1 की वैल्यू बड़ी होगी। तो हमने आपको क्या बताया था, आगे वाले फोर्स माइनस पीछे वाले फोर्स इक्वल टू ma, ठीक है ना। एक साइड वाले सारे फोर्स माइनस दूसरी साइड वाले सारे फोर्स, ठीक है, इक्वल टू ma, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला था, न्यूटन सेकंड लॉ से आया था, ठीक है। अब आपको इस तरह से सारे बॉडी में ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये वाली बॉडी कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है। आगे वाला फोर्स कितना है F, इक्वेशन क्या होगी, F माइनस T1 इक्वल टू M3, M3 की वैल्यू है, चलो अभी लिख दे रहे हैं, M3 इंटू ए, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ रही है, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इक्वल टू ma, टेंशन का मतलब फोर्स, ठीक है। आगे वाला फोर्स कितना है 20, माइनस T1 इक्वल टू M3 की वैल्यू है 5a, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए अप्लाई करते हैं, आगे वाला फोर्स है T1, पीछे वाला फोर्स है T2 इक्वल टू M2a, M2 की वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू ए, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लास्ट वाली बॉडी में अप्लाई करते हैं, आगे वाला फोर्स है T2, ठीक है, पीछे कोई फोर्स है नहीं, इक्वल टू M1a, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके T1, T2 और A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। M1 की वैल्यू भी हमें मालूम है, M1 की वैल्यू है 2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2A, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 2A, ठीक है। अब आप ये देखें, T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में,
ठीक है। तो T1 कितना आ जाएगा, T1 इक्वल टू, यहाँ पे 2a रखोगे, इस तरफ होके हो जाएगा 5a, ठीक है ना। T1 की वैल्यू आ चुकी है। अब इक्वेशन 1 में रखते हैं T1 की वैल्यू, कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 5a प्लस T1 की वैल्यू है 5a, ये हो गया 10a, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू आ चुकी है। अब T1 T2 फाइंड कर सकते हैं। T2 की वैल्यू क्या होगी, T2 इक्वल टू होगा 2 इंटू ए, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, 4 न्यूटन। और T1 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू होगी 5 इंटू ए, ठीक है। तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल बेसिक सा एकदम सिम ऑफ ईच बॉडी, ठीक है ना। हर एक बॉडी का टेंशन और उसका एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये देखें, इसमें से एक कोई बॉडी ऐसी है जो सरफेस पर रखी है और दो बॉडी हवा में लटक रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आप ये बताओ सरफेस पर रखी हुई बॉडी कौन सी है, 1 किलोग्राम बॉडी, ठीक है ना। अब जो बॉडी रखी है इसका वेट आपको नहीं लगाना, क्योंकि इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है। बाकी दो बॉडी के आपको लगाने हैं वेट, ठीक है। तो वेट क्या होता है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी हवा में लटक रही हो तो आपको उसका लगाना है वेट, ठीक है। तो वेट क्या होता है बॉडी का, m इंटू जी। m की वैल्यू है 4, g की वैल्यू आपको लेनी है 10, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है ना। तो इसका वेट कितना लगेगा नीचे, आपको मालूम है W इक्वल टू होता है m इंटू जी, ठीक है। और वेट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपको कितना अप्लाई करना है वेट, m इंटू जी। तो इसका वेट हो जाएगा 40 और इसका वेट कितना होगा 20, ठीक है। वेट हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। किसी भी बॉडी का वेट ऊपर मत लगा देना, ठीक है। बॉडी का वेट हमेशा कहाँ पे लगेगा, हमेशा नीचे की ओर, ठीक है। इसके बाद आप देखो, यहां से लेके यहां तक रस्सी एक है, इसके बाद रस्सी चेंज हो गई, जितनी रस्सी होंगी उतने टेंशन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी रस्सी है, 2 रस्सियां, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टेंशन आएंगे, T1 T1, ठीक है। और यहां से यहां तक T2, ये भी T2, ठीक है। बात में आ रही, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी। ये समझ में आ रहा है कि ये बॉडी नीचे आएगी एक्सीलरेशन ए से, ठीक है। तो उतने ही एक्सीलरेशन से दूसरी बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर, ठीक है। अब ये नीचे आ रही, ये ऊपर जा रही, तो ये कहाँ जाएगी, आगे, ठीक है। तीनों बॉडी के एक्सीलरेशन लगा लिए, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जितनी भी बॉडी है सारी बॉडी के आपने लगा लिए एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमें इक्वेशन लिखनी है फर्स्ट बॉडी के लिए, क्या होगी 40 माइनस T1। देखो अगर बॉडी नीचे आए तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, बॉडी ऊपर जाए तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, ठीक है ना। बॉडी जिस डायरेक्शन में भी जा रही होगी वो फोर्स बड़ा होगा। तो इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, 40, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T1, ठीक है। बॉडी नीचे आ रही है, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू MA इक्वल टू 4A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड बॉडी की इक्वेशन क्या होगी, ये बॉडी आगे जा रही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे T1 माइनस T2, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इक्वल टू MA। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 1A, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थर्ड में आप देखें, ऊपर कितना फोर्स जा रहा है, T2,
बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, T2 माइनस 20 इक्वल टू 2A। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन क्वांटिटी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, T1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, T2 की वैल्यू यहाँ से निकालो, इक्वेशन 2 में रखो और A T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सभी लोग इसको कैलकुलेट। T1 की वैल्यू 200/7, 180/7। ठीक है, A की वैल्यू 20/7, T1 200/7, T2 180/7। ठीक है ना, आप लोग इसको चेक कर लेना। इसके बाद एक कंडीशन और देखो, ठीक है, देखो इसको, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हो, इसका इंक्लिनेशन है थीटा। ठीक है, एक कोई बॉडी जिसका मास है m, ठीक है, ये बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है, तो आप ये देखो इस पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बॉडी का वेट हमेशा होगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। इसके बाद रिएक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन फोर्स आपको ध्यान रखना है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सरफेस है तो रिएक्शन फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, रिएक्शन फोर्स को R से भी डिनोट कर सकते हैं या नॉर्मल रिएक्शन N से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया R। ठीक है, ये लगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स। यहां तक बात समझ में आ रही। अब जो एंगल थीटा होगा यही एंगल यहां पर होगा थीटा। ठीक है, क्यों, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये इसका परपेंडिकुलर है तो थीटा। ठीक है ना, तो हमेशा ये वाला एंगल थीटा होगा। अब mg के करने हैं दो कंपोनेंट। ठीक है, mg के करते हैं दो कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, थीटा की डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये होगा mg sin थीटा। ठीक है, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है तो उसको नीचे कौन लाता है, mg sin थीटा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आप हमेशा के लिए याद रखना। और mg cos थीटा किसके इक्वल होगा, r किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा, और mg sin थीटा इसको नीचे लेके आएगा। तो कभी भी आपको कोई भी इंक्लाइंड प्लेन दिखाई दे, उस पर कोई बॉडी रखी हो m मास की बॉडी, तो आप उसमें तुरंत नीचे की ओर एक फोर्स लगा सकते हो mg sin थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको।